कक्षा 12 बायोलॉजी के विद्यार्थियों, हमारा फर्स्ट लेक्चर सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, हमने उसका एक टॉपिक स्टडी किया था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने बात की कि इस जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और उसके हमने अलग अलग प्रकार भी देखे। जैसे कि हमने उसमें कल प्रकार देखे थे, मुख्य विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणुओं द्वारा है और अन्य पांचवा हमारा जो प्रकार था जननांगों द्वारा, जिसमें हमने बात की थी जड़ द्वारा, तने, पत्तियों द्वारा, और इन सभी के हमने क्या देखे थे एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपको बच्चों याद रखने हैं। एक नंबर का प्रश्न आता है तने द्वारा या ऊपरी भूस्थारी है कायिक प्रवर्धन, इसका कोई एक उदाहरण बताइए। तो आपको मैंने इसमें एग्जाम्पल ही बताए हैं और ये एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। जीवों में जनन का सेकंड टाइप है लैंगिक जनन। इंग्लिश टर्म होती है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में हमने कल क्लियरली देखा था कि यहाँ दो जनक इस जनन में भाग लेते हैं। उसमें भी हमने बात की थी, एक होता है इसमें नर जनक और एक होता है मादा जनक। अगर हम प्लांट्स पेड़ पौधों की बात करें तो इसमें उच्च वर्गीय फैमिली, हमने 11वीं क्लास में पेड़ पौधों का और सभी जीवों का क्लासिफिकेशन देखा था। पेड़ पौधों के बारे में हमने बात किया था, पंच जगत अवधारणा भी पढ़ी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें उच्च यानी ये निम्न से उच्च श्रेणी की ओर विकसित पादपों का वर्गीकरण हमने देखा। तो उच्च श्रेणी के पादप या हम कहें जो पुष्पीय पादप हैं, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और अगर लैंगिक जनन पाया जाता है तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक होता है नर जनक, एक होता है मादा जनक। तो इन पुष्पीय पादपों में नर जनक या टेरिडोफाइटा है, उसे हम नर शंकु के रूप में भी हमने पढ़ा था। उस समय हमने बात की थी कि इन पादपों में पुष्प में दो भाग होते हैं। एक तो होता है ये हमारे पास पुंकेसर भाग, जिसे एज ए नर जनक कंसीडर करते हैं, और एक हमारे पास होता है स्त्री केसर भाग, जिसमें यहाँ क्या है ये वर्तिकाग्र, ये क्या होती है वर्तिका, ये है अंडाशय। यहाँ हमने ये क्या देखा पराग कोश, ये होता है पुतंतु, और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है पुंकेसर, और ये संरचना क्या कहलाती है स्त्री केसर। पराग कोश के अभी हम संरचना या इसके अनुप्रस्थ काट अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पराग कोश में पाई जाती है लघु बीजाणु धानी, और इसे हम लघु बीजाणु पर्ण नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु धानी में पराग कणों का निर्माण होता है, और ये पराग कण ही प्लांट्स में या उच्च श्रेणी के पादपों या पुष्पीय पादपों में किस रूप में जाने जाते हैं नर युग्मक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये पराग कण है, इनका निर्माण कहाँ होता है लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी कहाँ होती है पराग कोश की जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसमें अगर द्विपालित परागकोश है तो इसमें 4 लघु बीजाणु धानी होती है। कुछ पौधों में एक पालित परागकोश भी पाया जाता है, उनमें 2 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। और लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होता है परागकण, जिसे हम किस रूप में कंसीडर करते हैं नर युग्मक। और ये परागकण या नर युग्मक क्या होते हैं अधिक सक्रिय या क्रियाशील। इसी प्रकार प्लांट्स में एक भाग होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर भाग, इसमें यहाँ क्या पाई जाती है वर्तिकाग्र, ये होती है वर्तिका, और यहाँ होता है अंडाशय। अंडाशय है, यहाँ पर क्या बनती है एक एग सेल
या हम इसे क्या कहेंगे, अंड कोशिका या ओवम का निर्माण होता है। यह है कौन सा भाग होता है, मादाजनक भाग होता है। और प्लांट्स में लैंगिक जनन के लिए ये पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र से आगे ये परागकण अंकुरित होता है और यहाँ से यहाँ अंडाशय तक या अंड कोशिका तक पहुंचता है। ये सारी प्रोसेस आगे कहलाती है संलयन या निषेचन, जिसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स बात थी हमारे पास प्लांट्स के बारे में। इसी प्रकार क्या होता है, जीवों में या अन्य प्राणियों में भी दो प्रकार के जनक होते हैं, एक होता है नर जनक और एक होता है मादा जनक। इनके अलग अलग कैटेगरी वाइज या प्लांट्स और एनिमल्स के अनुसार इनके नाम दिए जाते हैं। एनिमल्स में देखें और उसमें भी हम किसकी बात करें, यदि स्तनधारी वर्ग की बात। अब ये भी हमने 11वीं क्लास में सारे वर्ग देखे थे, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। कोर्डेटा में हमने आगे देखा था प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स यानी स्तनधारी वर्ग, जिसके एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसमें क्या है, मनुष्य ही है। उसमें भी इसमें दो वर्ग है आगे, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। लेकिन स्तनधारी वर्ग में मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, बिल्ली है, ये सारे जीव क्या हैं, चमगादड़ है, ये सारे किस में आते हैं, स्तनधारी वर्ग। इन जीवों में भी नर जनक भाग है, उसे किस नाम से जाना जाता है, शुक्राणु या स्पर्म। और मादा जनक भाग जिससे मादा युग्मक बनता है उसे जाना जाता है इसमें ओवम। यानी जो मादा जनक है उससे किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण या एग या अंडे का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट में लैंगिक जनन के बारे में हमने टॉपिक देखा कि एज ए डेफिनेशन, यानी आपको ये क्लियर हो जाए कि ये हम इसमें पढ़ना क्या चाहते हैं। तो इसमें हमने बात की दो जनक, नर और मादा जनक, जिसमें नर जनक को हमने, नर जनक है उसमें किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का। मादा जनक से किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का। नर युग्मक है ये अधिक क्रियाशील होते हैं, सक्रिय होते हैं और इनकी संख्या भी अधिक होती है। और मादा युग्मक है ये अक्रियाशील, यानी इनकी गति नहीं होती इनमें। और प्लांट्स में जो परागकण बनते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, लाखों की संख्या में ये परागकण बनते हैं। आगे ये परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की भी एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं परागन, जो हम आगे धीरे धीरे इसी क्लास में आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं आती हैं। जीवन चक्र की अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहली है किशोरावस्था, दूसरी अवस्था होती है वयस्क अवस्था और तीसरी होती है जीर्ण अवस्था। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्राणियों में जन्म से लेकर और पौधों में भी जब हम बीज बोते हैं, अंकुरन से लेकर जब तक क्या होते हैं, ये परिपक्व, क्या होते हैं, परिपक्व। परिपक्व होने तक की ये जो अवस्था या टाइम है, प्लांट्स में हम किस नाम से जानते हैं, कायिक, और इधर हम किस नाम से जानते हैं, किशोरावस्था। यानी जब तक मेच्योर होते हैं, वयस्क होते हैं, तब तक की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, किशोरावस्था या कायिक अवस्था। तो जीवन चक्र की अवस्थाओं में पहली अवस्था हमने क्या देखी, किशोरावस्था, जिसमें हमने बात की कि बच्चे के जन्म से लेकर परिपक्व होने तक। और पौधे की बात करें तो हमने बीज बोया है, अंकुरन होने से लेकर उसमें भी परिपक्वता या जब तक उसमें जड़, तना, पत्तियाँ, फूल ये भाग बनते हैं, तब तक की अवस्था क्या कहलाती है, ये कायिक अवस्था। अब आती है इसके बाद वयस्क अवस्था। तो कायिक अवस्था या किशोरावस्था आने के बाद या परिपक्वता आने के बाद की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, वयस्क अवस्था। और वयस्क अवस्था आने पर जीवों में
प्राणियों में भी अलग अलग परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनमें अलग अलग हार्मोन हैं, उनकी जो सीमा है या उनकी जो मात्रा है बढ़ती है या घटती है, उनकी आवाज़ में जो परिवर्तन आता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक परिवर्तन है, ये सारे परिपक्वता जब आती है या परिवर्तन शुरू हो जाते हैं तो ये अवस्था क्या कहलाती है, इसमें वयस्क अवस्था। प्लांट्स में हम देखें तो कायिक भागों का निर्माण होने के बाद, कायिक भाग यानी जड़, तना और पत्तियाँ, उसमें क्या आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, तो ये सारे भाग क्या कहलाते हैं, वयस्क अवस्था। यानी हम शॉर्ट रूप में देखें तो हम क्या कहेंगे इसे कि पौधों और जीवों में शारीरिकी और आकारिकी जो परिवर्तन या बदलाव हैं क्या कहलाते हैं, वयस्क अवस्था। जीर्ण अवस्था है, ये बिल्कुल अंतिम स्टेज है जीवन की, जब किशोरावस्था और वयस्क अवस्था कंप्लीट हो जाती है। और हम जानते हैं पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है, जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है और लास्ट जो अवस्था यानी अंततः जब मृत्यु के समीप पहुंचता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, जीर्ण अवस्था। तो ये हमारे पास हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं, जिसमें हम दोनों भागों को यानी एनिमल्स और प्लांट्स को एक साथ लेकर ही चल रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में हमारा लेसन भी इसी तरह से है कि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लगभग एक साथ स्टडी करवाया है। पहला इंट्रोडक्शन का ये लेसन है। आगे आगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा उसमें हम अलग अलग इनका क्लासिफिकेशन है या इनके जो सारे सिस्टम हैं उनको अलग अलग स्टडी करेंगे। इसी में आगे दो टर्म आती है आपके पास, मोनो कार्पिक और एक होता है पॉली कार्पिक। बांस प्लांट है, पादप है, सबने नाम सुना होगा। इसका जीवन काल बहुत अधिक होता है, लगभग इसकी आयु 50 से 100 वर्ष, और ये अपने जीवन काल में 50 से 100 वर्षों के दौरान केवल एक ही बार पुष्पन करता है। पुष्पन का मतलब इसमें फूल लगते हैं, तो एक वर्षीय यानी एक ही बार फूल लगते हैं इतने वर्षों के जीवन के दौरान, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, मोनोकार्पिक। और बहुत से प्लांट्स हम देखते हैं कि अपने अपने मौसम, सीजन या ऋतु के अनुसार उनमें द्विवर्षीय बहुवर्षीय पादप हैं जिनमें फ्लावरिंग होती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। प्रकार का एक और एग्जाम्पल है कुरिंजी पादप। ये पादप केरल, तमिलनाडु इन स्टेट्स में देखने को मिलता है। इस पादप की भी ये विशेषता है कि ये अपने जीवन के 10 से 12 वर्षों में केवल एक ही बार पुष्पन करता है, और पुष्पन करता है तो इतने अधिक पुष्प होते हैं कि जहाँ ये पादप पाए जाते हैं उस रास्ते में बहुत अधिक पुष्प कुरिंजी पादप के ही देखने को मिलते हैं। कितने वर्षों में करता है ये, 10 से 12 वर्षों में। इसी प्रकार हमने देखा बांस के बारे में बात की तो ये इसका जीवन काल है 50 से 100 वर्षों का। उस पूरे जीवन काल के दौरान केवल ये अपने जीवन में एक ही बार पुष्पन करता है, इसीलिए कौन सा प्लांट होता है, मोनोकार्पिक। नेक्स्ट हमने अभी बात की थी यहाँ पुंकेसर और स्त्री केसर या पौधे के भागों के बारे में। उसी से संबंधित एक और आप डेफिनेशन यहाँ देखिए कि यहाँ एक लिंगी और द्विलिंगी ये दो शब्द आते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एक लिंगी से अभिप्राय है कि ऐसे जीव जिनमें नर और मादा युग्मक या जनक अलग अलग जीवों या प्राणियों में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव। एग्जाम्पल हमने देखा स्तनधारी वर्ग है, मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, बिल्ली है, ये सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं, एक लिंगी। द्विलिंगी की बात करें तो ऐसे जीव या प्राणी जिनमें नर और मादा युग्मक एक ही प्राणी में या एक ही जीव में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी। जैसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है 11वीं क्लास में, केंचुआ है। कौन सा जीव होता है केंचुआ, ये द्विलिंगी है जिसमें दोनों जनन भाग या जनक या जननांग किसमें पाए जाते हैं, एक ही प्राणी में। इसी प्रकार हम देखते हैं हाइड्रा और स्पंज। तो ये डेफिनेशन या अंतर आपसे पूछा जा सकता है, एक लिंगी और द्विलिंगी प्राणी या जीवों में अंतर। लैंगिक जनन या जनन के दौरान जीवों को अपने लाइफ में या जीवन में जनन प्रोसेस से गुजरने से पहले कुछ और भी इनमें परिवर्तन होते हैं।
जैसे हम देखते हैं, एक तो होता है मधचक्र और एक होता है ऋतुस्राव चक्र। मधचक्र को हम इंग्लिश टर्म में ओस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं और इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल। तो नॉन प्राइमेट्स यानी है ये स्तनधारी वर्ग में ही। नॉन प्राइमेट्स जैसे कि गाय है, चूहा है, बिल्ली है। कौन कौन? गाय, चूहा और बिल्ली। इनमें जनन से पहले इनकी बॉडी में कुछ परिवर्तन आते हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल है, कुछ परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों के दौरान एक चक्र से ये गुजरते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ओस्ट्रस या मधचक्र। इसी प्रकार जो प्राइमेट्स हैं जैसे कि मनुष्य है, बंदर है, इनमें क्या होता है कि ये भी जनन प्रोसेस से पहले या लैंगिक जनन से पहले इनमें भी जीव हैं, वो एक चक्र इनमें पाया जाता है, चक्र से गुजरते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाकी इनके बारे में डिटेल से पढ़ना, तो डिटेल से जैसे जैसे हमारे सिलेबस में ये टॉपिक आएगा हम इसके बारे में बिल्कुल आगे ज़रूर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको फ़िलहाल इतना पता हो कि जीवों में पर्टिकुलर अपना एक जनन का समय होता है, एज होती है। उससे पहले जो उनके शारीरिक आकारिकी के साथ साथ जो उनके बॉडी में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? नॉन प्राइमेट्स की अगर बात करें तो उसे क्या कहेंगे? मधचक्र। और अगर प्राइमेट्स की बात करें तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगला टॉपिक है निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें दो सब टॉपिक हम देखेंगे। एक तो होता है युग्मक जनन और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। तो पहले टॉपिक का नाम है युग्मक जनन। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अभी हमने युग्मक की बात की थी। दो युग्मक देखे हमने, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। तो जनन से पहले युग्मक जनन में हम ये देखते हैं कि नर युग्मक का निर्माण होना और मादा युग्मक का निर्माण होने की जो प्रोसेस है उसे हम किस नाम से जानते हैं? युग्मक जनन। परिभाषा कैसे देखेंगे आप? युग्मकों, उसमें आप ब्रैकेट में लिख दें, नर और मादा युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? युग्मक जनन। और इंग्लिश टर्म होती है इसकी गैमेटोजेनेसिस। युग्मक हमेशा क्या होता है बच्चों? अगुणित कोशिका होती है। युग्मक हमेशा क्या होती है? अगुणित कोशिका। हम दो वर्ड यहाँ देखेंगे, अगुणित को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं और द्विगुणित को हम 2n से दर्शाते हैं। गुणसूत्रों से संबंधित ये टर्म है जहाँ हम गुणसूत्रों की बात करते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र है। तो यानी 2n कितना है मनुष्य में? 46। और अगर n की बात की जाए तो कितने होते हैं ये? 23। यानी 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। तो हमेशा जो युग्मक बनेगा उस समय जो कोशिका होगी उसकी कैसी अवस्था होगी? अगुणित या n। ठीक है। और साथ में हमने बात की थी नर युग्मक है, इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, ये चलनशील भी होते हैं। मादा युग्मक है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है और इनकी संख्या भी कम होती है। फिर इसी में हम देखते हैं ये युग्मक है, ये अगर दोनों युग्मक समान हैं, नर और मादा युग्मक, तब तो हम इसे क्या कहते हैं? असम युग्मक। जैसे कि समयुग्मक है, ये किस में पाया जाता है? शैवाल है, क्लेडोफोरा, जिनमें नर और मादा युग्मक दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी इनके व्यवहार और इनकी जो क्रियाशीलता है वो एक जैसी है। दोनों युग्मक एक समान है लेकिन इनका व्यवहार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तब हम इन्हें क्या कहेंगे? असम युग्मक। क्या कहेंगे इन्हें? असम युग्मक। ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि शैवाल है एक, फ्यूकस में कैसे युग्मक होते हैं? असम युग्मक। एक हम टर्म यहाँ देखेंगे विषम युग्मक भी, जिसमें नर और मादा युग्मक बिल्कुल व्यवहार और आकृति आकार सब में बिल्कुल क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? विषम युग्मक। जैसे कि हम बात करें मनुष्य में, तो इस प्रकार
ये संरचना होती है एग या मादा युग्मक की, और ये संरचना होती है इसमें स्पर्म या शुक्राणु। इनकी भी संरचना आगे डिटेल से आएगी, उसमें हम देखेंगे। तो ये किस कैटेगरी में आता है? विषम युग्मक। टॉपिक है युग्मक का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब कि नर युग्मक का मादा युग्मक तक गतिशीलता या पहुंचना क्या कहलाएगा? युग्मक का स्थानांतरण। उसमें भी हम अगर बात करें प्लांट्स में, तो हमने भी बात की थी कि पराग कण है, ये नर युग्मक भाग है, इनका निर्माण होता है और इन्हें कहाँ पहुंचना होता है? एग सेल, यानी सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? ये वर्तिकाग्र तक। तो प्लांट्स में या उच्च श्रेणी के पादपों में, पुष्पीय पादपों में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे हम किस नाम से जानते हैं? परागण। अब परागण फिर दो प्रकार का हम देखेंगे, एक तो होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। स्व परागण होता है जिसमें एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये क्या कहलाता है? स्व। स्व यानी उसी पादप की बात हो रही है, उसी के पादप के एक पुष्प की तो परागकण है और दूसरे पुष्प की क्या है? वर्तिकाग्र या एग सेल होगी, वहाँ तक जो पहुँच रहा है तो ये क्या कहलाएगा? स्व परागण। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं मटर। स्व परागण हमने एग्जाम्पल देखा इसका मटर। मटर एक द्विलिंगी पादप है जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर भाग एक ही पादप में पाए जाते हैं। तो पुंकेसर से बने हुए पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है क्या कहलाएगी? स्व परागण। और ये हमने स्टडी किया था 10वीं में, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम देखे थे, उसमें भी ये किया था। इसमें स्व परागण तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन अगर हम चाहें पर परागण करवाना तो हम इसमें कौन सी क्रिया करवाते हैं? विभूषण की क्रिया। ये भी आपने परिभाषा या नाम सुना होगा। विभूषण क्या होता है कि जब हम एक ही पुष्प में, ये दोनों भाग है पुंकेसर और स्त्रीकेसर भाग, अगर पुंकेसर भाग को हटा दें तो उस पुष्प पर अब परागकण किसी दूसरे पुष्प से आएंगे तो, या किसी दूसरे पादप के पुष्प से आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? पर परागण। ये कौन सी क्रिया होती है? विभूषण। फिर हम बात पर परागण, तो पर यानी दूसरा या दूसरे पादप से। तो इसमें क्या होगा कि एक ही पादप के पुष्प के जो परागकण है वो उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पर परागण। और पर परागण की क्रिया है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम है, जल भी हो सकता है, वायु है, कीट है। ये किसका कार्य करते हैं? पर परागण के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। तो ये हमारा आज लैंगिक जनन का 3 भागों में इसके पार्ट हैं। इसके उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया है निषेचन पूर्व विघटना, युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण होना, युग्मक स्थानांतरण यानी मेल गैमेट्स नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? युग्मक स्थानांतरण। आगे इसके 2 स्टेप हैं, वो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।